पब्लिक पॉइंट की आज की हमारी जो मेहमान है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड खिसरा सुहेल, जो कि एक बहुत अच्छी एंकर हैं, एक निजी चैनल के साथ मॉर्निंग शो को होस्ट कर रही हैं, साथ-साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। वेलकम टू पब्लिक पॉइंट खिसरा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत ठीक है? आप अल्लाह पाक का करम। घर में सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पहले तो ये कुछ। बताएँ कि एज़ बीइंग एंकर पर्सन आपका जो करियर है मीडिया इंडस्ट्री हुँ। वो कैसा जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस तो ख़ैर वेल एंड गुड, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं अपनी खुद एक प्रोग्राम इतना बड़ा रन कर सकती हूँ। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और साथ ही साथ मैं अपनी इम्प्रूवमेंट्स करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम हुआ है इसमें, तो डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीखने को है। और सबसे बढ़कर जो मुझे नए-नए लोग मिलते हैं उनसे माशाल्लाह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, मीडिया इंडस्ट्री में आना प्रोफ़ेशन बना या पैशन की वजह से आई हो? अगर देखा जाए तो शुरू से कीड़ा था कि कुछ करना है। अच्छा, ये कीड़ा हर बस को डेफिनेटली ये कीड़ा था कि आप ना शोहरत कमानी है, तो अच्छा, शोहरत कमानी है तो कैसे? शोहरत कमाने के लिए आई। हाँ, मतलब ये होता है कि आप एक फेस हैं और आपको अपने आपके अंदर टैलेंट है, अल्लाह ताला ने दिया है। तो मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि मेरे अंदर बोलने का टैलेंट है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो जब मुझे अपनी इस खूबी का पता चला तो फिर मैंने इसका एक पॉजिटिवली यूज़ करना जो है मुनासिब समझा कि मैं इसको पॉजिटिव यूज़ करूं, और अपनी वॉइस के थ्रू जितने लोगों को मैं अपनी आवाज़ सुना सकूं, और अपनी आवाज़ से जितने लोगों को मैं चीज़ें समझा सकूं, बता सकूं, तो शायद मेरा जो एक पैशन है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत अच्छा सुन सकती हूँ लेकिन बहुत अच्छा गा नहीं सकती। गा नहीं सकती। अच्छा। अच्छा, जैसे कि आपका दूसरा प्रोफ़ेशन एज़ बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो और अब आप अपना इन बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ, जैसे कि हम आजकल की मौजूदा सूरत-ए-हाल में देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में ख़ास तौर पर जो नशा है, जो मुख्तलिफ़ तरह की ड्रग्स एडिक्शन है, वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में यंगस्टर्स जो खुद को इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, एक तो डेफ़िनेटली बात है, एक तरीकाकार ये होता है कि आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हो, वहाँ पर आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की बिल्कुल। जाती है। अगर कोई यंगस्टर खुद से अवॉइड करना चाह रहा हो इन तमाम तर ड्रग एडिक्शन से, तब उसको क्या करना चाहिए? अच्छा हारून, इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ कुछ मिथ्स हैं और कुछ जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर हम देखें कि कोई शख्स जो खुद से छोड़ना चाहता है लेकिन वो रिहैबिलिटेशन से बचना चाहता हो, तो वो क्या करे? उसके लिए मुनासिब उसको ये होता है कि वो अपने फॉलोअप्स और चीज़ें और आउटडोर ट्रीटमेंट अगर वो करवा रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको कंप्लीट करे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई दवाई लेके गया है और उसको 2 दिन अफाका हो गया और वो उससे ट्रीटमेंट से बेहतर होना शुरू हो गया, तो उसको होगा कि क्योंकि अब मैं बेहतर हो गया तो छोड़ दूँ चीज़ें। यहाँ जब आप फॉलोअप्स नहीं करते और आप चीज़ों को छोड़ देते हैं तो फिर वो रिलैप्स साइन आता है, क्योंकि ये एक सोशल डिजीज़ है। अगर आप ड्रग को देखें तो ड्रग एक पैराडोल भी ड्रग है, जिसको आप कहते हैं कि ये आपके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपके लिए वबाले जान भी बन सकती है अगर आप इसका इनटेक जो है ओवरडोज, जी बिल्कुल, ओवरडोज लेंगे आप इसको, डेफिनेटली आपकी ब्लड में जो क्वांटिटीज़ हैं, जो आपकी फैट्स क्वांटिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, और फिर वो थिकनेस स्टार्ट हो जाएगी, और इसके साथ बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो और जुड़ी होती हैं, आपको वो लग जाएंगी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्चुअली देखा ये जाता है कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई बुखार हो गया, हाँ नज़दीक जी। गया है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं यस। हाँ, दवाई दे दो फ्री। और वो जितनी भी आप एंटीबायोटिक्स या आप जो भी मेडिसिन इस तरह की ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में एडिक्शन एक प्रॉपर जो है वो वजह बनती है। उसके बाद आप जो भी कोई ड्रग लेते हो, तो अब ड्रग इट्स लाइक सुकून। अब जो भी इस्तेमाल करता है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है या कोई, उसके लिए वो सुकून है, आप उससे वो सुकून कैसे छीन सकते हैं? तो एक बेहतर इंसान अगर वो इस चीज़ से बचना चाहता है, वो सोचता है इस चीज़ को, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन ये है कि वो अपने इलाज में अपना पहले पुख्ता इरादा कर ले कि जी मैंने इस चीज़ को छोड़ना है। उसके बाद जब वो कंसल्टेंसीज लेगा, वो एक प्रॉपर जो है अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, बेशक आउटडोर करवाए। पहले एक दौर था कि इनडोर के अलावा आउटडोर सेशंस नहीं किए जाते थे, लेकिन अब कुछ टाइम चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज हुए हैं लोगों के। तो अब अगर आप आउटडोर करवाते हैं तो सिर्फ आपको डिटर्मिन होना पड़ेगा।
अच्छा, एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप कैसे अज्यूम कर लेती हैं कि यार ये जो मेरे सामने बंदा बैठा है ये कौन कौन से ड्रग गान पर आप अपनी बात तो नहीं कर रहे नहीं तो वो पता ही है, तो बड़ा वाइट कॉलर और बड़ा साफ सुथरा शरीर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सारे व्हाइट कॉलर पर्सन आते हैं वो कैसे अज्यूम कर लेते हैं हम एज बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है ये बंदा ना इस तरह की ड्रग एडिक्शन में पाया जा सकता है? क्या बॉडी becomes- फीचर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि आप साइकोलॉजिस्ट को सबसे पहले सिखाया जाता है कि बॉडी फीचर्स, जब आप किसी पर्सन के सामने बैठे हो तो यू जस्ट नोट देयर बॉडी फीचर्स। सर, आप उसके हेड टोन से लेके फुट तक के टो तक आपने उसको नोट करना है। सो बहुत सारी चीज़ें आपको वियर्ड नजर आएंगी। लुक लाइक आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक। रैपिडली चेंज हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम जब बात करते हैं तो इमोशनली हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने मूड स्विंग्स लाते हैं वैसे वैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ज़ाहिरी तौर पे भी चेंज होते हैं। अब जो ड्रग यूज़ कर रहा होता है उसका कांस्टेंट वेरिएशन चल रही होगी। अगर वो स्मूथ लाइन में है तो वो कांस्टेंट वेरिएशन में चल रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। मीन्स के ड्रग ने डायरेक्टली टारगेट किया हुआ है आपके मैग्डाला को, जिस पे आपके इमोशंस होते हैं। सर जी, आपके आई कांटेक्ट और आपके आई रफ होना शुरू हो जाती है। आंखें मतलब ऐसे 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 करने यस, या फिर आपकी आईज जो है ना बार बार आपके पलक झपक रही होती है, लेकिन आपकी जो है ना डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। मतलब आपको जो आपकी तवज्जो है वो चेंज हो रही है, फोकस आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा। फिर बात करते हुए रेपिटेशन का आना, बहुत सारे लोग बात करते हुए बहुत सारे रेपिटेशंस लेकर आते हैं। एक वो लफ्ज़ को बार बार भूल गए, यस, वो सोचते हैं हम भूल गए, ओ दोबारा से हम इसको करते हैं। तो ये चीज़ें। तीसरी चीज़ उसके बॉडी जेस्चर्स, वो बहुत काउंटेबल होते हैं। एक आम और एक नॉर्मल इंसान अपने बॉडी जेस्चर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर कोई ड्रग की किसी भी फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी जेस्चर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनमें कहीं ना कहीं एंजाइटी, कहीं ना कहीं उनके ना पैनिक्स उनको फील हो रहे होंगे। तो ये चीज़ मेन होती है जिनको हमने देखना होता है। अच्छा, यंगस्टर्स में देखा जा रहा है कि ड्रग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये भी इस तरह की बड़ी हमें न्यूज़ सोशल मीडिया पे और मीडिया चैनल्स पे भी देखने को मिलती है कि यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सेक्टर्स में कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं या लोग हैं यंगस्टर्स हैं वो बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यंगस्टर इस तरफ जा रहे हैं? हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो है क्विकली आपने किसी चीज़ पे जंप करना है। अब हम चाहते हैं कि हम आज ही वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ जाए, हम आज पढ़ना भी शुरू किया है और हम PhD कर रहे हैं। पलाव हो गया ना। इस ख्याली पलाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इन चीज़ों का जो है सहारा लेते हैं। हम प्रॉब्लम को फेस करना नहीं जानते, हम फेस करना नहीं चाहते क्योंकि हमें शुरू दिन से सिखाया नहीं गया। यहाँ एक छोटा सा गैप है, वो है कम्युनिकेशन का। हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन कभी भी नहीं सिखाए गए। कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी पर्सन को या एक यंग जनरेशन में जो बच्चा आता है जब टीन एज की स्टेज पे होता है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व उसके पेरेंट्स करते हैं, वो खुद नहीं कर पाता। फौरन जाएगा अम्मा अब्बा को बताएगा, अम्मा अब्बा कहेंगे जो हम फैसला कर रहे हैं वही आपने करना है। एक डिपेंडेंसी आ गई। फिर जब वो बड़ा हुआ उसने चाहा कि मैं ये काम करूं और उसको पता चला वो फैसले किसी तो पेरेंट्स करते आ रहे हैं फैसला, अब मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, तो उसने सहारा लेना है, फिर डिपेंडेंसी आ जाएगी। अब जब उसे डिपेंडेंसी लेनी है तो वो किसी ऐसी चीज़ की लेनी है जिससे वो अपनी उन मुसीबतों बकौल उनके कि वो उस मुसीबतों से बच सकते हैं। लेकिन आया वो मुसीबतें आपको इस डायरेक्शन पे लेके जा रही हैं जो मज़ीद आपको प्रॉब्लमेटिक बना रही हैं। जैसे आप ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, फैशन है, हम समझते हैं यार कल्चर है, फैशन है, तो क्या हो गया अगर हमने कर लिया तो। भाई आप ड्रग करें, देखिए एक भी साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये चीज़ कहना बहुत बड़ी बात है कि आप ड्रग करें लेकिन आप अपनी बॉडी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग करें। आप जब आउट होंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हार्मफुल है और एक्सेस ऑफ चीज़ कोई भी चीज़ होगी वो बैड ही होगी। तो हमारे यहाँ ये चीज़ ज़्यादा है कि जब हम प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकालने की बजाय चीज़ों में राह फरार अख्तियार करते हैं। दूसरा, ज़रा सी टेंशन आ गई तो हमें बर्दाश्त तो है नहीं, हम उसका ऑल्टरनेट क्या निकालते हैं कि जी हम बर्दाश्त करने के लिए ये काम करते हैं। हमें नींद नहीं आती तो हम टैबलेट्स लेते हैं। लोग कहते हैं डिप्रेशन की वजह से हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं। ये सारी बीमारियां ना हमने अपने घर बनाई हुई हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें नहीं पता डिप्रेशन होता क्या है। भाई देखिए, आप एक ले मैन से आप पूछें कि डिप्रेशन क्या होता है, उसे क्या पता डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन उसने सुना हुआ है वर्ड कि डिप्रेशन इज समथिंग कि जब बंदा सैड हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। एंजाइटी है जब बंदे को जो है ना वो कोई बात ना समझ आ रही हो, कर ना पा रहा तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। ये चीज़ डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको एक जनरल
टेंशन बोलते हैं, एक इनअटेंटिव जो है आपकी वेरिएशंस होती हैं बॉडी में। अब इसको हम समझते हैं कि जब हमें डिप्रेशन हो गया तो हम नशा करेंगे तो ही डिप्रेशन दूर होगा। आज तक जिसने नशा किया है उनसे जरा पूछे कि उनका डिप्रेशन कहाँ दूर हुआ है। मेरे को डिप्रेशन तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन ये कि आपके पैसे ट्रैक चेंज हो गया। लाइन बन जाती है आपकी, बिल्कुल पैसे कमा रहे हो दड़ा लोग खुद से विषय पे लगा रहे पैसे समझ रहे यही चीज़ है ना। सही है भाई। अच्छा ये बताएं कि आप खुद भी डेली नंबर ऑफ पेशेंट्स देखती हो, तो जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं डिप्रेशन की वजह से, वो किस एज लिमिट में ज़्यादा पाई जा रही हैं? यंगस्टर्स में, टीन एज में, या जो 40+ हो चुके हैं उनमें? अच्छा, जो डिप्रेशन है ना, अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिप्रेशन हमेशा एडल्ट स्टेज पे आती है। डिप्रेशन कभी भी यंग स्टेजेस में नहीं आती, नहीं यार, क्योंकि इसकी एक पूरी हिस्ट्री होती है। अगर आप बहुत जनरल डिप्रेशन में देखें, जैसे कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो, अब वो ट्रॉमेटिक डिप्रेशन है, इट्स नॉट प्रॉपर डिप्रेशन। एक ट्रॉमेटिक ट्रॉमा उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कोई अब्यूज हुआ है किसी के साथ, कोई शुरू दिन से किसी ऐसे फेल में है, यानी कि ऐसा काम कर रहे हैं जो उसके लिए पैनिक है, उसको ठीक नहीं लगता, तो वो अगर वो काम कर रहा है तो उस फेज में यंगस्टर्स में वो डिप्रेशन परसिस्ट कर सकता है। लेकिन डिप्रेशन एक्चुअली एडल्ट स्टेजेस में ही होता है। अब वो शुरू में जो बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन नहीं होता, वो इनअटेंटिव एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो वो कर नहीं पा रहे होते, उनकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो उनसे मैनेज नहीं हो पा रही होती, तो वो बहुत स्लो टाइम का टाइम स्पैन होता है। हिस्ट्री अगर आप डिप्रेशन को खुद पढ़ें तो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, और अच्छी खासी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ये फ़र्क है जो हम एक यंगस्टर्स में अगर देखें उसमें, और एक एडल्ट स्टेज में जो डिप्रेशन होता है, बहुत फ़र्क लाता है। अच्छा ऐसे में एक एडल्ट पर्सन महसूस कर रहा है कि यार मुझे किसी तरह की डिप्रेशन है, जी। मैं जो है ना साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का जो है वो शिकार होने जा रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में अगर बंदा, डेफिनेटली बात है, इंसान अपने लिए बेहतर खुद से भी सोच सकता है, अगर ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहे कोई एडल्ट जिससे वो खुद को इन चीज़ों से बचा सके, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या प्रोसीजर है जिससे गुजरा जा सके? अच्छा हारून, मैं अपने क्लाइंट्स को ना एक बात बहुत खुले डुले करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जी आपको लगे ना कि आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, टॉक टू अनदर पर्सन, और उस बंदे से बात करें जिसको आप जानते भी नहीं हैं, और वो बंदा भी आपको नहीं जानता। लाइक आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो माहिर है उस चीज़ का। अब यहाँ पर बड़ी सोच समझने की बात यह है कि वो बंदा उस चीज़ का माहिर हो जिससे आप बात कर रहे हो, वो आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेकर जाए, ना भी लेकर जाए तो एटलीस्ट वो आपके थॉट्स में आपको हेल्प कर सके। लेकिन हिजरा आज के दौर में तो कोई किसी दूसरे को नहीं सुनता। देखिए साइकोलॉजिस्ट किस लिए हैं? हाँ, आप लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी डिप्रेशन की किसी अलामत की तरफ जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो टॉक टू दैट पर्सन, वो रेलिवेंट पर्सन है। आप घर के किसी बंदे से बात करेंगे तो वो कल को ताना बन सकता है, वो कल को लड़ाई पैदा कर सकता है, वो कोई और चीज़। इंसान अच्छी बुरी हर चीज़ करता है, उससे बुराई हो जाती है, लेकिन अगर वो उसका कैथारसिस कर ले, उसको जो है एडमिट कर ले और वो किसी के सामने बयान कर दे, तो उसमें उसकी डिप्रेशन में कंपैरिजन बहुत अच्छा हो जाता है। वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा फील करता है उस पर्सन से जो उसको दिल में रख के बैठेगा और फिर सारी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर देगा। तो ऐसे बंदों के लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपको किसी भी पर्सन को ऐसी अलामतें फील हो रही हूँ कि मुझे शायद मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला नहीं है, स्पेशली जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनने वाला नहीं है, तो आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें, क्योंकि वो बेहतरीन जानते हैं कि आपको सुनना कैसे है। अच्छा ऐसे में कोई एडल्ट्स हैं जिनकी अपनी बंदियाँ हों, उनको इस तरह के सिम्टम्स हों, अगर वो ऐसी सिचुएशन में अपनी बंदियों से बात करें तो वो उनके लिए जो है ज़ेर इस्तेमाल रहेंगी, वो जो उनकी तरफ से जो भी ओपिनियंस और इलाज के लिए जो सिम्टम्स आएंगे उनकी जाने? नेवर एवर टू टॉक अपनी बंदियाँ। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कभी बात ना करो। ये यार बंदियाँ तो फिर अच्छी देखिए और राय रास्त पे लाने के लिए खवातीन का भी बड़ा ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है, नो डाउट, लेकिन फैमिली, वो आपकी फैमिली, आपका एक वो रिलेशन है जो पर्सनल डोमेन में आ रहा है। अब आप उससे बात करो कि मैं फलां टाइम एक बंदे से मिला और मैंने उसे कारोबार में ये चीज़ करनी है, वो कारोबार का काफ भी नहीं जानती, अब आपको वो क्या मत देगी? चलिए अगर वो जानती भी है तो उन्होंने आपको कोई वो मत देनी जिसमें सिर्फ आपका बेनिफिट होगा, और आप उसके एंड पे आपकी इसका क्या रिलेशन है हमको नहीं पता। नहीं जी, ऐसे में आपने 2000 रुपये खर्च करनी है और ऐसी खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट बैठी है ना मार्केट के अंदर अपनी टीच बना के, आपने उनके पास जाना है। जरूरी नहीं हाँ, है, नहीं जरूरी है। अपनी बंदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो हारून मैं कहती हूँ कि
अपने रिलेशन से तो बंदा वैसे भी इन चीज़ों से बचता है कि हम आज तो आपको मत दे देंगे, कल को जब आपको फिर उसके ताने पड़ेंगे ना तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये बड़ी आपने दो इंडस्ट्री की बात, फिर इस चक्कर में आप 2000 भरें। अच्छा, में तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा अब ओपन हो रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? जो भी वहाँ पर एडिक्टेड पर्सन्स आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, ज़्यादातर किस तरह की केसेस आजकल आ रहे हैं रिहेबिलिटेशन जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट लोगों के पास बड़ा अजीब है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, जब किसी रिहेबिलिटेशन में जाएंगे उन्होंने कहना है कि जी हम यहाँ पर आए हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। वो क्या देखते हैं, हमारे यहाँ आम चीज़ें देखने वाली, आपके रूम में जो है वो फर्नीचर कैसा है, ज़बरदस्त होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, हीटर लगा होना चाहिए, पूरा फर्निश्ड रूम हो। भाई आप इन चीज़ों लैविश लाइफ की जगह आप ये देखें आप उसको फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, आप फैसिलिटीज़ देखें। अब यहाँ पर जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो मैं कहती हूँ बड़ा ही ये आसान है, अगर वो उस रिहेबिलिटेशन से ही पूछें। सारे रिहेबिलिटेशन अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशंस नहीं होते, कुछ लोग कुछ रिहेबिलिटेशंस इंडोर सर्विसेज बहुत अच्छी और प्रॉपर दे रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं कि जो इस तरीके से ड्रग एडिक्टिव उनके पास पेशेंट्स आते हैं वो उनको जंजीरें चैन्स बांध कर रखते हैं, ये क्या सीन है? अच्छा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है, कुछ ऐसे पेशेंट्स, ये सब पे नहीं किया जाता इम्प्लीमेंट, जब पेशेंट विड्रॉल सिम्टम्स में हो और उसे अपना ना पता चल रहा हो तो वो हार्मफुल अगले इंसान के लिए भी है, खुद के लिए भी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलते चलते वो स्विच में उंगलियां दे जाए, करंट लग जाए, ठीक है, वो और जो हो जाए फिर ऐसी लड़की जेल में बैठी हो, एरियर खत्म। नहीं, लेकिन इस मामले में मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई रिहेबिलिटेशन उनको ये चीज़ कर रहा है तो आप उनसे ज़रूर पूछें। अब आप एज अ पेरेंट आपका ये हक बनता है कि आप पूछें कि जी आप मेरे बच्चे को फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं। एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ की बजाय आप उसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटी की बात करें कि जी आप उनको मेडिसिन दे रहे हैं, आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पेरेंटल काउंसलिंग कैसे होगी, कौन सा मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, 100 चीज़ें होती हैं पूछने की। रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रिहेबिलिटेशन में प्रॉपर सर्विसेज और आना है, मैं छापा मार दूंगा वहाँ। मैं कहती हूँ पूरी टीम ले आओ। जैसे जी पब्लिक पॉइंट की टीम जाएगी वहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा इंकशाफात करें। अब बताइए क्या क्या है जनाब। प्रॉपरली जो है हम इंडोर फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटडोर भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन दो हम ऑनलाइन कंसल्टेंसीज भी करते हैं। उसमें ये होता है कि कोई पर्सन अगर ना आना चाहता हो, जैसे आउट ऑफ सिटी है लेकिन वो रिहेबिलिटेशन ज्वाइन नहीं कर सकता, तो हम उनकी फैमिली और उनको बाकायदा काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं कि उनको रखना कैसे है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। उसके बाद हम प्रॉपर एविडेंस बेस्ड मॉडल यूज करते हैं। मैं खुद सर्टिफाइड हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा पता होता है कि मैंने उनको क्या बताना है। मैं फैमिली से पहले ये बात बताती हूँ कि हम क्या मॉडल इस्तेमाल करेंगे, पेरेंट्स के साथ आपका किस तरह सेशन होगा, इंडिविजुअल किस तरह सेशन होगा, ग्रुप सेशन किस तरह होगा, क्योंकि ये 4 मेन चीज़ें हैं जो मेडिसिन के अलावा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर जहाँ ये 4 फैसिलिटीज़ प्रॉपर्ली दी जा रही हैं तो आपका बच्चा सिर्फ फिजिकली ठीक नहीं होगा, मेंटली भी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया खिजरा, आपने हमें टाइम दिया आज Thank you so much. की। और तमाम व्यूवर्स के लिए है कि जिनको भी किसी भी तरह की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो मार्केट में बड़ी खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट आ चुकी हैं, आप जा सकते हैं। ये है कि 1000-2000 भरने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि ये अच्छी काउंसलिंग, खूबसूरत के साथ इंटेलिजेंट भी और स्किलफुल। बिल्कुल। तो आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बात सुनती भी हैं, सुनाती भी हैं, और बाकी तो आगे जरूरत पड़नी है। नहीं जरूरत पड़ेगी भाई। खैर, इसी के साथ बहुत शुक्रिया खिजरा, थैंक यू सो मच, आप हमारी मेहमान बनी पब्लिक पॉइंट की। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।